हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 में जो फर्स्ट पेपर जीके का होता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमें जीके के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू करनी चाहिए। तो ज़्यादातर कैंडिडेट के जवाब यस में थे, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट शुरू कर रही हूँ। ये डेली ना आकर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन ये प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें लगभग हम 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे फुल व्याख्या के साथ। और जो भी कैंडिडेट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सितंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण होंगे। तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपने जीके के सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसकी आपको पीडीएफ डेली शाम 7 या 8 बजे डेली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप पीडीएफ को भी बार बार रिवाइज कर सकते हो। और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्लास को और ज़्यादा अच्छे से कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन रीट वाले कैंडिडेट भी इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी राजस्थान जीके आएगा। प्रैक्टिस सेट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान मंदिर स्थापत्य कला की महामारू शैली के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पे हमें दे रखा, देखो, महामारू शैली। कौन सी शैली दे रखी है? महामारू शैली। तो फर्स्ट कथन है, यह शैली राजस्थान की 8वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो शैली है वो 8वीं शताब्दी में आई थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मारवाड़ के राठौड़ द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे देखो, राठौड़ वंश नहीं था 8वीं शताब्दी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुर्जर प्रतिहार। मारवाड़ में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठेश्वर मंदिर इसी शैली में निर्मित है। हाँ बिल्कुल, वो महामारू शैली में ही क्या है? निर्मित है। अब देखो, 8वीं शताब्दी में मैं कुछ बता देती हूँ आपको। जैसे मंडोर में कौन से शासक थे? मंडोर में शासक थे, वो थे प्रतिहार। एक थे सांबर में थे चौहान। 8वीं शताब्दी की बात हो रही है भी, चौहान। थर्ड है चित्तौड़ में थे मौर्य। फोर्थ है ओसिया। आठवीं शताब्दी में वहाँ के शासक थे, उनका नाम था वत्सराज। तो यहाँ पे देखो, हमारा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड कथन हमारा क्या है? बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध पुष्कर का रंगनाथ जी मंदिर किससे समर्पित है? यानी ये विष्णु जी को समर्पित है, या शिव को समर्पित है, या महिवासुर को समर्पित है, या पार्श्वनाथ जी को समर्पित है? तो यहाँ पे देखो, हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं रंगनाथ जी मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ। रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पे है? ये पुष्कर अजमेर में है। इसका निर्माण है वो करवाया था
1844 में सेठ शरणमल ने कब करवाया था? 1844 ईस्वी में। और वो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, जिसमें रामानुज संप्रदाय भी सेकंड ग्रेड में टॉपिक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एक मंदिर जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो रंगनाथ जी का मंदिर है, देखो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, इसका मतलब है ये किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे सुमेलित युगम नहीं है बताना है। यहाँ पे हमें मंदिर दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति यानी कहाँ पे स्थित है। तो कालीजरा जैन मंदिर बांसवाड़ा में, ये बिल्कुल सत्य है। खमन श्याम मंदिर गोगुंदा में, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीजा माजी मंदिर अलवर में। अब देखो ये तीजा माजी मंदिर है, ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? जोधपुर में। ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। और ये कालीजरा जैन मंदिर है, ये जो कालीजरा जैन मंदिर है, यहाँ पे थोड़ा देखो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कालीजरा जैन मंदिर के बारे में, ये ऋषभ देव के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है वो ऋषभ देव के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। सीरे मंदिर कहाँ पे है? जालोर में। अब देखो अलवर में एक मंदिर है नारायणी देवी का मंदिर। नारायणी देवी का जो मंदिर है वो अलवर का मंदिर है, वो प्रसिद्ध है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये किस जाति का है? नाई जाति। ये क्या है? नाई जाति की क्या है? कुल देवी। नाई जाति की क्या है? कुल देवी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तीजा माजी मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में है। अब देखो मैं कुछ मंदिर बता देती हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है ब्रह्मा मंदिर, एक है ब्रह्मा मंदिर, जिसे भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किसमें शामिल किया गया है? राष्ट्रीय महत्व स्मारक में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक में। और ये विश्व का प्रथम मंदिर है। जो ये ब्रह्मा मंदिर है, ये विश्व का प्रथम मंदिर है, जो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी तीजा माजी मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में, न कि अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देलवाड़ा स्थित 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। लूणसही मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? यानी शिल्पी कौन था इसका? तो वास्तुपाल, पृथ्वीपाल, नेमिनाथ, शोभन देव। तो यहाँ पे इनके जो शिल्पी थे वो थे शोभन देव। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये देलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये लूणवसई मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू में स्थित है। और ये क्या है? 5 मंदिर का समूह है। अब देखो इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ये जो लूणवसई मंदिर है,
मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था गुजरात। इसका निर्माण करवाया था गुजरात सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव सेकंड ने। और इनके दो मंत्री थे, मंत्री थे। एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। दो मंत्री थे इनके, तेजपाल। इनकी निगरानी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और निर्माण कब करवाया था? वो करवाया था 1203 ईस्वी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पृथ्वीपाल के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। पृथ्वीपाल का संबंध कौन से मंदिर से है? इनका संबंध है, वो है विमल शाही मंदिर। विमल शाही मंदिर से इसका क्या है? संबंध है, जिसमें इन्होंने क्या करवाया था? अष्टभुजाकार राम मंडपम का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विमलव, ये नाम देख लेना भई एक बार, विमलव शाही ऐसे कुछ नाम है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीपाल ने। इनका संबंध इससे है क्योंकि इन्होंने इसमें अष्टभुजाकार राम मंडप का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका निर्माण है इसने करवाया था, वो करवाया था 1149 ईस्वी में। इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग शिव शिखर पर रखे बेल पत्थर की तरह दिखाई देता है? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो दुर्ग है वो शिव शिखर पर रखे बेल पत्थर की तरह दिखाई देता है। तो वो है रणथंबोर। रणथंबोर का जो दुर्ग है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो शिवाणा दुर्ग है, ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। कांकनवाड़ी जो दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में। कांकनवाड़ी जो दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में। भटनेर दुर्ग है, ये था हनुमानगढ़ में स्थित। कहाँ पे स्थित है ये? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और रणथंबोर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। अब देखो इसके लिए दो कथन है। एक तो है अबुल फजल का कथन। और एक है जलालुद्दीन का कथन। जलालुद्दीन का जो कथन है भी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल का कथन क्या है? इस किले को क्या कहा था उसने? बख्तरबंद दुर्ग कहा था। क्या कहा था? बख्तरबंद दुर्ग कहा था। और जलालुद्दीन का जो कथन है वो आप देख लीजिएगा क्या है। लेकिन इसके बारे में अगर पूछा जाए तो अबुल फजल का कथन और जलालुद्दीन का कथन पूछा जाता है रणथंबोर दुर्ग के लिए। तो शिव शिखर पर रखे बेल पत्थर की तरह कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? वो है रणथंबोर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित नहीं है। सिवाना दुर्ग, उपनाम बताने इसके। सिवाना दुर्ग अभी मैंने बताया कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। मैं एक बार लिख देती हूँ, ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। और गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? ये है झालावाड़ में। और जैसलमेर दुर्ग कहाँ पे है? जैसलमेर में ही है। अब देखो इसके उपनाम दे रखे हैं। सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुम्मठ दुर्ग। बिल्कुल, ये तो सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। बिल्कुल सही है। गागरोन दुर्ग को धुलरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जैसलमेर दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। ये क्या है? यहाँ पे गलत है। बल्कि जैसलमेर को क्या कहा जाता है? यहाँ पे भटनेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है इसे। अब थोड़ा जैसलमेर दुर्ग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका निर्माण किसने करवाया था?
इसका निर्माण करवाया था जेसल, वहाँ के शासक थे जेसल ने। कब करवाया था? 1155 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में। अब इसका परकोटे के बारे में पूछा जाता है, तो देखो इसका परकोटा, जो परकोटा है उसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है। कमरकोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा जाता है इसके परकोटे का। एक इसके बारे में एक है, इसमें कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज, ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये राजस्थान का दूसरा, कौन सा? दूसरा लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है। और एक है राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? वो है लिविंग फोर्ट है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये क्वेश्चन इसके बारे में इम्पोर्टेंट थे। आज हमने सारे दुर्ग के बारे में ही सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो जैसलमेर दुर्ग के बारे में बताया था, सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसका उपनाम भटनेर दुर्ग है। निर्माण जैसल ने करवाया था 1155 ईस्वी में। परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। 99 बुर्ज है। इसकी खासियत क्या क्या है? 99 तो इसमें बुर्ज है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पे बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे देखो हम बता देते हैं, राव समर सिंह फर्स्ट, राव बर सिंह, राव बेरीसाल और राव उमेद सिंह। तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है जो बूंदी में है उसका निर्माण करवाया था राव बर सिंह ने। किसने करवाया था? राव बर सिंह ने करवाया था। और राव उमेद सिंह ने क्या करवाया था? राव उमेद सिंह ने प्रण लिया था। और प्रण लेने के लिए क्या करवाया था इसने? मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनवाया था। क्योंकि ये इस जो तारागढ़ दुर्ग बनवाया था और फिर इसी पे क्या किया था इसी पे इसने हमला करके क्या प्रण, राव उमेद सिंह ने प्रण लिया था कि मैं तारागढ़ दुर्ग को क्या करूँगा? जीत कर रहूँगा। इसीलिए इसने लाखा ने क्या किया था? इसे मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाकर क्या किया था? इसके प्रण को तोड़ा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राव बर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक का मुख्य विषय क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, योजना का हिस्सा बने, एक और दुनिया संभव है, पूंजीवाद और स्वतंत्रता। तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 का जो थीम थी वो थी एक और दुनिया संभव है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये कौन सा है? 16वां, यानी ये कौन सी बैठक है? अभी 16वीं बैठक है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जिसका आयोजन किया गया है वो किया गया है काठमांडू नेपाल में। कहाँ किया गया है? काठमांडू नेपाल में किया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? WSF। ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय वो है पोर्टो अल्गेरे में, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। इसके फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई थी? इसकी जो फर्स्ट बैठक है वो हुई थी ब्राज़ील में ही हुई थी। ब्राज़ील में कब हुई थी? 2001 में। भारत में इसकी कौन सी बैठक हुई थी? भारत में अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 4th बैठक इसकी भारत में हुई थी। कब हुई थी? वो हुई थी 2004 में। और स्थान देखें, स्थान था कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 2004 में।
तो ये इसके बारे में थोड़ा वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में मैंने आपको जितना हो सकता था उतना बताने की कोशिश की है। इसका थीम था एक और दुनिया संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो फर्स्ट दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गेट, विश्व व्यापार संगठन। तो ये चारों ही वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ऑप्शन हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, IMF। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 188। सेकंड है विश्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में। और इसके जो इसके सदस्य इससे ज़्यादा ही हैं, 189। अब देखो एक है गेट के बारे में देख लेते हैं। देखो इसे GATT के रूप में पूछा जाता है। और ये कहाँ पे है, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में। एक है विश्व व्यापार संगठन, जिसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO। फुल फॉर्म बता देती हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, जिनेवा में। इसके सदस्य देश हैं वो हैं 164। ये मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि वैश्वीकरण को बढ़ावा ये चारों ही संस्थान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है अंकगणितीय दर से, साधारण दर से, बिना किसी प्रारूप के, ज्यामितीय दर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो माल्थस है ये है ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो भरण पोषण साधन है वो तो क्या होता है, गणितीय रूप से। भरण पोषण साधन वृद्धि होती है वो तो होती है गणितीय रूप से। और जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो होती है ज्यामितीय रूप से। तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यामितीय दर। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश है भारत, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो यहाँ पे भारत है वो उत्प्रवासी देश है। फर्स्ट तो क्या है, भारत, और दूसरा क्या कौन सा है, मैक्सिको। और यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या है, गंतव्य देश है USA, जिसका 88% से अधिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वहाँ पे रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024, ये IMO के द्वारा 2020 में क्या की गई थी, जारी की गई थी।
इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पे 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी थी? वो थी 281 मिलियन। 281 मिलियन। जो टोटल आबादी की कितनी थी? जो वैश्विक कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? आबादी का 3.6% था। ये पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अपन ने पेपर देखा होगा किस प्रकार का पैटर्न लेके चल रही है। तो यहाँ पे देखो आंकड़े हैं, ये जो 281 मिलियन, ये जो जितनी भी रिपोर्ट है 2024-25 में, इनको आप अच्छे से याद करके जाएं। तो ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि डीपली याद करें, जिसमें हमें आंकड़े भी याद रखने हैं। तो 281 मिलियन है, 3.6%। और यहाँ पे उत्प्रवासी देश है, विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास के मैदान अवस्थित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित बताना है। कंपाज, ये तो दे रखे हैं घास, और ये दे रखे हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। तो कंपाज है वो ब्राज़ील में, लानोस अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और सवाना अफ्रीका में। तो यहाँ पे देखो कंपास है ब्राज़ील में पाया जाता है, कंपाज बिल्कुल सही है। लानोस अर्जेंटीना में, ये अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है वेनेजुएला में। कहाँ पे पाया जाता है? जो लानोस है, लानोस जो घास है वो कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो अगर हमें पूछे अर्जेंटीना में कौन सा घास पाया जाता है, तो वो है कंपास। कौन सा घास है? कंपास, जो कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ये देखो जितने भी घास दे रखे हैं हमें, ये कौन सी घास है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास हैं जितने भी दे रखे हैं, जैसे कंपाज, लानोस, डाउन्स, और एक दिख रखा है सवाना। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है वो है पंपास है, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये जितने भी घास दे रखे हैं हमें, कंपाज, लानोस, डाउन्स, सवाना, ये सारे क्या हैं? उष्णकटिबंधीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बता देते हैं, देखो सवाना को क्या कहा जाता है? बिग गेम एरिया कहा जाता है। हिंदी में कहें तो बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये घास के मैदान थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ भी। सत्य कथन है, यूरोप का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। अफ्रीका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से कम है। तो अगर आपको क्षेत्र पता हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल, और ये हो गए आपके देश। पहला है एशिया का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? वो है 44.6। अफ्रीका, इसके बाद में आएगा अफ्रीका का, ये आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड। इसका क्षेत्र है 30.4। उसके बाद में आएगा उत्तरी यूएसए, फिर आएगा दक्षिणी यूएसए। इनका क्षेत्र क्या है?
इसका है 24.7, इसका है 17.8। 5 नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इसका क्षेत्र है 14.2। फिर आएगा यूरोप, इसका क्षेत्र है 10.2। फिर आएगा लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया तो हो जाएगा 8.5। ठीक है, ये अगर आपको याद है क्रम वाइज तो आप बता सकते हो। यूरोप का क्षेत्र, यूरोप कहाँ पे ये रहा, अंटार्कटिका से अधिक है, अंटार्कटिका से अधिक नहीं बल्कि कम है, तो ये कथन तो हमारा आ जाएगा गलत। अफ्रीका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, अफ्रीका कहाँ पे ये रहा, और किसके बताया है, यूरोप तो ये रहा 10 पॉइंट, और ऑस्ट्रेलिया का कितना है 10.2 प्लस 8.5 यानी हो जाएगा 18.7। तो यहाँ पे अफ्रीका का तो ज़्यादा ही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से कम है, ये रहा दक्षिणी, ये रहा उत्तरी, तो कम है, ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 व 3 कथन क्या है, सत्य है। निम्नलिखित प्रमुख नदी दे रखी है, उनकी सहायक नदियाँ दे रखी है, में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये विश्व ज्योग्राफी से क्वेश्चन है भी। अमेरिन फर्स्ट जो नदी है वो है ओरिनिका, जिसकी सहायक नदी है रियो केरोनी। सेकंड है कोलंबिया, जिसकी सहायक नदी है मिकांग। मिसिपी, अरकनसास, अमेजन, मंडेरा। तो यहाँ पे देखो सेकंड है कोलंबिया, इसकी मिकांग नहीं है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसकी सहायक नदी क्या होगी, इसकी सहायक नदी है वो है स्नेह। इसकी सहायक नदी कौन सी है, स्नेक। इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, स्नेक है। और ये देखो कहाँ से, जो कोलंबिया जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कन्नाडा पश्चिम से। ये कहाँ से निकलती है, कन्नाडा पश्चिम से, और कहाँ पे जाके गिरती है, वो है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। इस पे एक बांध है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बांध है जिसका नाम है ग्रेट कूली बांध, और ये कहाँ पे स्थित है, यूएसए में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसकी सहायक नदी स्नेक है, वो है साइकोलॉजी के। देखो आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसमें ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, और कल्चर के भी, और साइको के क्वेश्चन, और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, गलती करने पर बच्चे की पीट देना ताकि उसे अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके, उक्त कथन निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड और सकारात्मक दंड। देखो कोई बच्चा अगर गलती करता है तो हम इस मोटिव से उसे क्या करते हैं, पीटते हैं कि ये आगे चलकर ये अवांछनीय व्यवहार ना करे, तो उसे हम सकारात्मक लेते हैं ना कि नकारात्मक। तो ये तो दोनों होंगे नहीं, सकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं होगा, जबकि क्या होगा सकारात्मक दंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के परिमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को व्यक्त करता है, उक्त परिभाषा किसने दी है। देखो अधिगम से एक परिभाषा जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो ग्रुप ए हो चाहे बी हो। तो यहाँ पे है किम्बेल, क्रॉनबेक, वुडवर्थ, और ये है थोंडोइक। तो यहाँ पे होगा क्रॉनबेक। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। किम्बेल की भी देखो मैं यहाँ पे कथन बता देती हूँ अधिगम के लिए आपको। ये जो किम्बेल का कथन है, उनका कथन है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करना क्या होता है, अधिगम होता है। ये इनका कथन है।
सेकंड है वुडवर्थ का कथन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। थॉर्नडाइक का कथन है अधिगम के लिए है, अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना व उसे उद्दीपन से क्या करना? जोड़ना, उद्दीपन से जोड़ना, ये क्या है? अधिगम है। तो ये अधिगम के लिए किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के किस सिद्धांत का संबंध समस्या के तात्कालिक समाधान से है? तात्कालिक का मतलब है यहाँ पे अचानक, तात्कालिक का मतलब है यहाँ पे अचानक। तो ये किसका सिद्धांत है? अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सूझ का सिद्धांत। अब देखो ये किसका सिद्धांत है? ये कोलर का सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? कोलर का सिद्धांत है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है? ये है थॉर्नडाइक का, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ये संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का ही है। नेक्स्ट है निम्न में से एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे देखो हमें बताना है एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक है वो किसकी है? तो वो स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक, गुथरी। तो ये किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की। ये किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की पुस्तक है। स्किनर के द्वारा देखो कौन सा सिद्धांत दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है। वाटसन है ये व्यवहारवाद के जनक है, ये व्यवहारवाद के क्या हैं? जनक हैं। गुथरी है, इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत का क्या नाम है? समीपता, समीपता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक है वो किसकी है? थॉर्नडाइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? देखो स्पष्ट व्यवहार दे रखा है तो जाहिर सी बात है व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा व्यवहारवादी। अभी मैंने बताया था कि व्यवहारवादी के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? अभी मैंने बताया था आपको, वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन हो गए? वाटसन। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था? ये सिद्धांत क्या है? प्रेरक अनुक्रिया पर आधारित है। किस पे आधारित है? प्रेरक अनुक्रिया पर आधारित है। सेकंड है संज्ञानवादी, कौन है? जीन पियाजे। और विकासवादी भी से भी जीन पियाजे को आप जोड़ सकते हो। संरचनावादी है टिचनेर। ये जो आपको बताया है देखो व्यवहारवादी के जनक है वाटसन, संज्ञानवादी और विकासवादी जीन पियाजे का सिद्धांत आप जोड़ सकते हो। संरचनावादी टिचनेर और एक और है और उसका नाम भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको याद नहीं है थोड़ा। टिचनेर तो संरचनावादी है। अधिगम की प्रविधि है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट तो ये है तथ्यों को याद करने की पाठ्य पुस्तक। अब देखो ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, साइकोलॉजी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये रीट वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भी आप भी देख सकते हो उनको, आप भी स्किप ना करें। आपके यहाँ पे वर्ल्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं है बल्कि और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करने हैं क्योंकि आपके भी सिलेबस में ये टॉपिक है। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की,
अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की परीक्षा की तैयारी की। तो यहाँ पे देखो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रविधि क्या होती है? अधिगम। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 1938 में किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये सारे, इसमें किया गया था अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, वो किया गया था 1938 में। अब यहाँ पे देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, प्रारंभ वो किया था एन सेनगुप्त ने। एन सेनगुप्त ने। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास की खोज की थी, वो की थी दुर्गानंद सिन्हा ने, जिसमें आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास में एन सेनगुप्त का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन सबसे पहले किसने की थी खोज? वो थे दुर्गानंद सिन्हा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भारत शासक अधिनियम 1919 किसकी सिफारिश पर आधारित था? साइमन कमीशन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन। तो ये था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जब ये भारत शासन अधिनियम 1919 के समय जो ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था डेविड लॉयड जॉर्ज। और जो सम्राट थे, यानी वहाँ के राजा थे सम्राट, वो थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। कब? भारत शासन अधिनियम 1919 के समय। अब ये देखो 1918 में भारत आया था, जुलाई। ये भारत कब लागू हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1918 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से कैसे पड़ा? यहाँ पे देखो जो मोंटेग्यू है, ये कौन थे? ये थे भारत सचिव। उस टाइम पे कौन थे? भारत सचिव थे। और जो ये चेम्सफोर्ड है, ये कौन थे? भारत वायसराय थे। ठीक है। इसे किसके नाम से जानता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसे किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें तो पूछा है क्वेश्चन में भारत शासन अधिनियम 1919 किसकी सिफारिश पर आधारित था? तो वो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पर आधारित था। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1863, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही ICS भर्ती परीक्षा का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में क्या किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब देखो भारतीय शासन अधिनियम, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भाग तो हैं, कितने भाग हैं इस अधिनियम में, भाग तो हैं 14। धाराएं कितनी हैं, धाराएं हैं वो है 321। अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां हैं वो हैं 10। और ये लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 2 अगस्त 1935 में। भारत शासन अधिनियम के बारे में मैंने सब बता दिया आपको। भाग है इसमें 14, धाराएं हैं 321, अनुसूचियां हैं 10, लागू किया गया था 2 अगस्त 1935 में। इसमें संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है, यहाँ पे बताना है हमें कौन से वस्त्र हैं और नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र के नाम दे रखे हैं। पहला दे रखा है कटकी, नांदना, खपटा और कछाबू। तो यहाँ पे देखो जो कटकी है वो भी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, बिल्कुल सही। नांदना है वो भी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, बल्कि खपटा है, खपटा नहीं है, और क्या है, कछाबू ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो खपटा है ये पुरुषों का पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है। जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले साफा को खपटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खपटा कहा जाता है। तो ये पुरुषों का वस्त्र हो गया। हमें तो सिर्फ आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पूछे थे, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राजस्थानी लोक संस्कृति में महल, आरसी और अनवट आदि क्या हैं? पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के वस्त्र हैं, राजस्थान में विवाह की रस्में हैं, विभिन्न तरह के आभूषण हैं और कोई नहीं। ये कल्चर का क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, महल, आरसी, अनपट, और हमें बताने हैं क्या ये वस्त्रों के नाम है या रस्में हैं या आभूषण है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है RPSS सेकंड ग्रेड की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो रीड वाले हों या फिर सेकंड ग्रेड वाले हों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग हमने 25 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन किए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं और कल्चर के क्वेश्चन किए हैं। 1-2 कल्चर के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से आज मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताया है, वैसे ही आगे के प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो प्लीज़ इन प्रैक्टिस सेट को रेगुलर क्लासें लीजिए। ये क्लासें आपकी भी सप्ताह में 3 या 4 दिन आपको मिलेगी, रेगुलर नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने इसी चैनल पे RPSS सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं।
तो ये क्लासें आपको एक दिन छोड़कर एक दिन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी नोट्स की PDF आपको शाम 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।